हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ वर्णमाला की दूसरी क्लास, जिसमें हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और भी इत्यादि चीज़ें जो व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। इससे पहले कक्षा में हमने जाना कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और स्वरों के बारे में हमने पूर्ण जानकारी ली। और आज हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। और इसी क्लास में आपकी वर्णमाला की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से 2 ही क्लास में वर्णमाला की चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट डाला है और कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो चलो सबसे पहले आते हैं हमारे परिभाषा पे कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था कि बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता पड़ती ही पड़ती है। व्यंजन मूल रूप से अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण का मतलब है हलंत वाला। जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही पूर्ण होते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता से ही पूर्ण किया जाता है। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला होता है, यानी कि अगर नॉर्मल हम व्यंजन के बारे में जानें जिसमें हम स्वरों की सहायता न लें, तो का जो हमारा होता है वो हमारा क प्लस आ से मिल कर के बनता है। यानी कि हम आ स्वर की सहायता ली तब हमारा पूरा वर्ड व्यंजन बना। ऐसे ही खाए है, ऐसे ही पाए, यानी कि हमें स्वरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती ही है अपने व्यंजन के वर्ड को पूर्ण करने के लिए। और अदर इसके अलावा वैसे व्यंजन हलंत वाला होता है और उसका शुद्ध रूप हलंत वाला होता है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी कि 33 है। हमने कि जैसे कि जाना कि जो हमारे वो होते हैं स्वर होते हैं वो हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या हमारी 33 है। चलो हम आगे जानते हैं कि व्यंजनों के प्रकार क्या हैं। व्यंजनों के प्रकार, पहला प्रकार है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमारा आता है अंतरिष्ट व्यंजन और तीसरा आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। यानी कि व्यंजनों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला स्पर्श, दूसरा अंतरिष्ट और तीसरा हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतरिष्ट व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना डाला है स्पर्श व्यंजन। पहला पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो इस जब अंदर से निकली हुई वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओठ से छूकर स्पर्श कर कर के बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जब हम कोई भी वर्ड को उच्चारित करते हैं तो वो वायु जो मुख से निकली हुई वायु या तो वो कंठ से छू कर के निकले या तालु को स्पर्श करती हुई निकले या मूर्धा को स्पर्श करती हुई निकले या दंत और ओठ से छू कर के जो बाहर निकलती है उसे ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। मतलब स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है तो वो 25 है और इन्हें 5 वर्गों में वर्गीकृत करने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। यानी कि जो भी स्पर्श व्यंजन है वो हमारे कुल संख्या 25 होती है, लेकिन इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत भी किया गया है। जिसका जैसा उच्चारण स्थान है उसे उसी भाग में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो चलो आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है कंठ। कंठ से बोले जाने वाले शब्द कंठ, यानी कि कंठ। तो कंठ में हमारा आता है क, ख, ग, घ, ड। तो आप बोल करके उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि क को बोलते हैं तो क, ख, ग, घ, ड। ऐसे ही तालु का प्रयोग होता है हमारा च, छ, ज, झ और यांग बोलने के लिए। मुद्रा का हमारा उच्चारण स्थान यूज़ होता है हमारा ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ। यानी कि जो जीभ है वो हमारे ऊपर ताल मुद्रा को छूती है और तालु हमारा यानी कि नीचे, यानी कि जीभ है वो नीचे के स्थान को छूती हुई निकलती है। नीचे वाला होता है हमारा च, छ, ज, यानी कि नीचे तालु को छू रही है और मुद्रा यानी कि ट, ठ, यानी कि ऊपर के भाग को छू रही है, तो वो मुद्रा हो गया। और कंठ तो आप समझ ही गए होंगे। उसके अलावा हमारा
त, थ, द, ध, न हमारा दंत स्पष्ट होता है। त, थ, द, ध, न। और ओट्स, ओट्स में आप बोल करके देखिए, प, फ, ब, फ, म, ये ओट्स से बोले जाने वाले हैं। आप इस पर अगर आप उच्चारण स्थान से बोल करके जो भी शब्द देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड इसी उच्चारण स्थान से ही बोले जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट और डाला है जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जो हमारे च, छ, जा, झा होते हैं वो स्पर्श संघर्षी और होते हैं। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख में से आवाज़ निकलती है वो हमारे मुंह को स्पर्श करते हुए और संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, यानी कि टकराव के साथ बाहर निकलती है। तो इसलिए इन्हें च और छ, जा, झा, जे हमारे 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन में और आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करने वाला है, इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा प्रकार आता है अंतरिष्ट व्यंजन। ये कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। पूछा तो खैर स्पर्श व्यंजन भी जाता है। स्पर्श व्यंजन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अंतरिष्ट क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि अंतरिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं। और इसमें मैंने जो ब्रैकेट्स में डाले हैं ये अपने अपने जो विशेष नाम के लिए प्रसिद्ध हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के मध्य होता है उन्हें अंतरिष्ट व्यंजन कहा जाता है। यानी कि वर्णमाला के मध्य में ये अक्षर हमारे बोले जाते हैं, इन्हें हम अंतरिष्ट व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये हो गया हमारा या, र, ल और वा। ये 4 प्रकार के अंतरिष्ट व्यंजन होते हैं जो कि किसी न किसी शब्द से मिल करके बनते हैं। यानी कि या है तो हमारा ई और आ से मिल करके बना है, रा हमारा रिस और आ से मिल करके बना है, ला हमारा रा और आ से मिल करके बना है, और वा हमारा उ और आ से मिल करके बना है। तो ऐसे ही इसे अर्धस्वर कहा जाता है, इसे भी अर्धस्वर कहा जाता है। और रा को हम लुंठित या परकंपित वर्ड भी कहते हैं, और ला को हमारा वास्तविक वर्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रा को क्या कहा जाता है और ला को। तो ये भी आप मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि रा को लुंठित व ला को वास्तविक वर्ड भी कहते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने से अंदर से निकली हुई वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उससे जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यानी कि ऊष्मा यानी कि रगड़ खाके, जैसे स स ह, यानी कि सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा और हा, ये हमारे तीनों सा और हा हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। जिसमें ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिससे जैसे कि मैंने आपको बताया संघर्षी का मतलब यही हो जाता है यहाँ हवा को रगड़ करके फोर्सफुली बाहर भेजा जाए, जिसमें हमें मेहनत करनी पड़े, संघर्ष के साथ निकालनी पड़े, तो वो हमारे संघर्षी होते हैं। तो ऊष्म संघर्षी के अंदर हमारा सा हा आ जाएगा। और संघर्षहीन, जिसे हा में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, तो इसे संघर्षहीन व्यंजन में डाला गया है, और इसे काकल्य वर्ड भी कहते हैं। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं कि उसे और क्या कहा जा सकता है, वो मैंने इस PDF में डालने की कोशिश की है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप इन्हीं नोट से पूरी तैयारी कर सको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अन्य महत्वपूर्ण व्यंजन। जैसे कि हमारे और भी व्यंजन होते हैं, जैसे जिसमें हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जब 2 भिन्न व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, और स्पेशली ये भी पूछा जाता है कि छा किससे मिल करके बना, त्रा किससे मिल करके बनाया, गया किससे मिल करके बनाया, या श्रा किससे मिल करके बनाया, श्रम वाला। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे मिल करके कौन सा वर्ड मिल करके बनाए। तो जो संयुक्त व्यंजन हो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें हमारा क्षेत्रीय वाला बनता है हमारा क्र, क और शा से मिल करके, ये हमारा त्रा और रा से मिल करके बना है। ये हमारा जा और यहाँ से मिल करके बना है, यहाँ से मिल करके बना है, और ये हमारा शा और रा से मिल करके बना है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये हमारे 4 हैं।
और ये किस किस तरह से मिल करके बने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा आता है उत्प्रेक्षित, द्विगुण, ताजन जात या फेंका हुआ व्यंजन। यानी कि ये 4 नाम से प्रसिद्ध है। इन 4 में से आपसे कोई सा भी पूछा जाता है। में से मुख्य रूप से उत्प्रेक्षित और द्विगुण ये इम्पोर्टेंट है नाम। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा तो परीक्षा में यही क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारा ड और ढा जाता है। यानी कि पढ़ाई चढ़ाई में प्रयुक्त हुए हैं ये व्यंजन। जैसे पढ़ाई में यूज़ हुआ है, डाई में यूज़ हुआ है, चढ़ाई में यूज़ हुआ है। ऐसे ही ये हमारा ड और ड्रा, डा ढक्कन वाला के नीचे चंद बिंदु और डा डलिया के नीचे एंडो, इसे हम उत्प्रेक्षित या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने उसमें आपको एक आगत स्वर के बारे में बताया था। जैसे उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ऑफ की ध्वनि निकलती है। अंग्रेजी भाषा का वर्ड है जिसमें ऑफ की ध्वनि निकलती है। और ऑफिस, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसके अंतर्गत। अब हम इसमें लेकर के आए आगत व्यंजन। यानी कि आगत व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये अरबी और फारसी भाषा की नुक्ता लगाने की प्रवृत्ति है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनने ही आगत स्वर का प्रयोग किया है और इन्होंने ही आगत व्यंजन का प्रयोग किया है। ये हमारे जैसे क के नीचे बिंदु, ख के नीचे, ग के नीचे, जा के नीचे व फ के नीचे। अब व्यावहारिक रूप से हिंदी में किसी में भी नहीं लगता है। लेकिन अभी जैसे जब इन्होंने दिया था तब ये प्रयोग होता था। लेकिन अभी अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने ये नुक्ता लगाने की प्रवृत्ति बताई थी, जो कि अरबी और फारसी भाषा में था। ठीक है, वैसे इतना मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ भी लिया जाता है। अब मैंने आपको नोट के पॉइंट में दिखाया, ये भी क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे कि रा का कौन सा रूप है, क्या लगा हुआ है। तो रा के 3 रूप में रा का प्रयोग किया जाता है। एक पदेन रूप, एक सामान्य रूप और एक रैफ रूप। जैसे कि पदेन रूप में यानी कि नीचे लगने वाला रा। जैसे क्रम में जो जे जो लगा हुआ है ना, ये रा का ध्वनि देता है। क्रम, प्रकार में भी जो प है ना, तो ये प के साथ में हमारा रा का उच्चारण है, पा के साथ रा है, तब ये प्रकार बना हुआ है। ठीक है, और मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ आपको। और ट्रक है तो ट्रक के अंदर भी जे रा की ध्वनि दे रहा है। तो ये सब हमारे नीचे लगने वाले रा हैं, जिसे पदेन रूप भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारा आता है सामान्य रूप में, यानी कि रमेश, इसमें रा का प्रयोग हो गया, राकेश में रा का प्रयोग हो गया। तो ये सामान्य रूप से लगने वाला रा। रेफ रूप का मतलब होता है ऊपर लगने वाला रा। जैसे कर्म है, तो जो जे है ना, ये रेफ के रूप में लगने वाला रा है। यानी कि रेफ के रूप में लगने वाला रा है, यानी कि रेफ में लग रहा है तो जैसे ऊपर लगेगा ना, ये हमारा रा का उच्चारण करेगा। जैसे धर्म है, तो जे र। सूर्य रा आ रहा है ना लास्ट में, तो ये ऊपर लगने वाला है, जिसे रेफ रूप कहा जाता है। तो आप याद रखना रा का प्रयोग किस किस भाषा में किया जाता है। उसके बाद में हमारा आता है पाढ़त्व के आधार पर वर्ण के भेद। यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा है वायु प्रयोग या श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ग के 2 भेद होते हैं, जैसे कि अल्पप्राण और महाप्राण। सबसे पहला आता है हमारा अल्पप्राण। अल्पप्राण में जिस वर्ण के उच्चारण करने में कम वायु लगती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्प यानी कि थोड़ा सा, अल्प का मतलब है थोड़ा, यानी कि कम वायु लगती है, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण हमारा अल्पप्राण कहलाता है। यानी कि हमने 5 भागों में जो बांटा था स्पर्श व्यंजनों को, उसमें हमारा जो पहला, तीसरा व 5वां वर्ण होता है
वो हमारा अल्प प्राण कहलाता है। इसके साथ साथ सभी अंतरिष्ट व्यंजन या र ल व सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं, यानी कि इसमें भी कम वायु की ज़रूरत होती है, उच्चारण में कम वायु लगती है। इसलिए सारे स्वर, अंतरिष्ट व्यंजन या जितने भी हमारे वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक भाग यानी कि 5 भागों का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाता है। तो आप बस इतना याद कीजिए और ये याद कर लीजिए कि अंतरिष्ट आते हैं, स्वर आते हैं और पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है, वो हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है हमारा महाप्राण, यानी कि महाप्राण जिसके उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु लगती है, यानी कि महा से समझ ही गए होगे, यानी कि अधिक। तो वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी कि 5 वर्ग हैं, तो उनका दूसरा व चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। इसके साथ साथ इसमें ऊष्म व्यंजन, मैंने आपको बताया ही था, ऊष्म व्यंजन में बहुत संघर्ष के साथ में ज़्यादा वायु निकलती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए ये ऊष्म वाले भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अल्प प्राण, महाप्राण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे वर्ड दे दिया जाता है आपको और पूछा जाता है कि अल्प प्राण के अंतर्गत आता है या महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए ये तो याद कर ही लीजिए, आप अपनी नोट कॉपी में लिख लेना कि कैसे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके अलावा फिर हमारा आता है घोषत्व के आधार पर वर्ग के भेद, यानी कि घोषत्व के आधार पर वर्ग के 2 भेद होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकार के आधार पर भी वर्ग के 2 भेद होते हैं, यानी कि घोषत्व का मतलब है स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकार, जिसमें हमारा पहला आता है अघोष। अघोष में क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन या झक्कार नहीं होती, यानी कि बोलते टाइम, उच्चारण करते टाइम स्वर तंत्री में कंपन या झंकार नहीं होती तथा इसमें सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि जो प्रत्येक भाग है ना स्पर्श व्यंजन वाला, स्पर्श व्यंजन का जो भी वर्गीय भाग है उसका पहला और दूसरा वर्ण है तथा तीनों सा, वो होते हैं हमारे अघोष। अघोष में हमारे तीनों सा आ जाते हैं। उसके अलावा हमारा आता है घोष। घोष क्या होता है हमारा, घोष जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन या झंकार होती है तथा इसकी गूंज का प्रयोग होता है, यानी कि तेज बोलना पड़ता है जिसको एकदम, उससे कि झंकार हो करके बोलना पड़ता है, उसे हम हमारा घोष या सघोष भी कहते हैं। घोष भी कहते हैं और सघोष भी, दोनों ही कहा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैंने दोनों ही नाम दिए हैं आपको। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, जैसे कि अघोष में हमारा पहला, दूसरा आ गया और तीसरा, चौथा, 5वां हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है तथा अंतरिष्ट आ जाते हैं और सभी स्वर होते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 भाग पढ़े ना हमने, अल्प प्राण, महाप्राण और घोष, अघोष, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप ये समझ लीजिए। इसलिए इनका तो आप अच्छे से रिवीजन करना और इनके लिए आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। ठीक है, जहाँ तक कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आप बस ये याद कर लेना कि ये स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है इसमें और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें, बस इतना ही बहुत है, सफिशिएंट है। उसके अलावा फिर हम आगे हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। मतलब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो वर्णों का है हमारा उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे कि आपके स्पर्श व्यंजन का वर्गीकरण बताया, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। लेकिन मैं आपके लिए एक टेबल लेकर के आई हूँ जिसमें हमने सभी वर्णों को डाला, यानी कि स्वर भी डाले हैं, व्यंजन भी डाले हैं, ऊष्म भी डाले हैं और हमने अपने अंतरिष्ट भी डाले हैं, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मिस हो गया है। तो असंप्रेत वर्ड, स्वर, व्यंजन, ऊष्म और अंतरिष्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अंतरिष्ट भी डाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कंठ। कंठ से क्या क्या बोला जाता है ये तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं कि ये कंठ से उपयोग होते हैं। उसके अलावा हमारा आता है कंठ में छोटा, बड़ा और अंगहा, यानी कि विसर्ग वाला, ये हमारा कंठ में आ जाते हैं। तालु में हमारा चा, छा, जा, जा, जाए तो आते ही हैं। उसके हमारा ई आती है, यानी कि यहाँ आ गया तालु। आप सीक्वेंस में याद कर सकते, ई यहाँ आ जाएगी तालु में, और या से मतलब जो हमारे अंतरिष्ट होते हैं ना वो तालु से शुरू होते हैं। अब ये सीक्वेंस में चलेंगे, या, रा, ला, ऐसे ही जो
सीटी वाला सा होता है वो भी तालु से शुरू होता है, यानी कंठ में हमारे अंतरिष्ठ और ऊष्म नहीं आते हैं, ये सेकंड वाले पॉइंट से शुरू हो जाएंगे। फिर आप सीक्वेंस में ऐसे याद कर सकते हो, यानी कि जैसे कि आपको वैसे याद नहीं हो रहा है ना, तो आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो कि तालु से शुरू हो रहा है तो या यहाँ आएगा, रा यहाँ आएगा, ला यहाँ आएगा। और ऐसे ही सा को भी याद करते हो, जैसे सा यहाँ आ रहा है, सा यहाँ आ रहा है और जिस सा यहाँ आ रहा है, ठीक है। और हा उल्टा हो जाता है, हा फिर नीचे न जा करके ये हमारा ऊपर पहुंच जाता है, यानी कंठ में पहुंच जाता है। हा का जो उच्चारण होता है कंठ से होता है, तो ये हमारा ऊपर पहुंच जाता है। और वाय वो वा का मैं बाद में आपको बताऊंगी कि वा हमारा दंतोष्ठ में आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। और आ भी आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आ यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गई, रिस यहाँ आ गई, फिर हमारा ऊ हमारा ओट से आ गया, मतलब इस टाइप से आप याद कर सकते हो। मैंने आपको पूरी प्रॉपर टेबल दी है जिससे आप अपना याद कर सकती हो। तो हमारे कंठ के अंदर आ अंगा, का, खा, ग, घ, डा और हा जाता है। तालु में हमारा ई छ, झ, या और या और सा आ जाता है। मुद्रा में हमारे जैसे टा, ठ, डा, ढा, डा और रा और सा आ जाता है। दंत के ता, थ, द, दा, दा, ना और ला सा आ जाता है। ओट्स में हमारा उ, प, फ, ब, वा, मा आ जाता है। और उसके बाद में हमारा कंठ तालु में माँ है ये, ठीक है, करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा एम लिख गया है उसको। और हमारा फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। कंठ तालु में हमारा आ जाता है, कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है ए ऐन, यानी कि जो ए बनता है हमारा वो आ और ई से मिलकर के बनता है। तो जो आ है वो हमारा कंठ से, कंठ, और ये हो जाए हमारा तालु। जैसे कि देखो आपने वो मैंने बताया ही, ये कंठ है हमारा, कंठ, और ये हमारा तालु। तो ऐसे ही हमारा ए ऐन है वो हमारा कंठ और तालु से मिलकर के बन जाएगा। ऐसे कंठोष्ठ, यानी कि अ कंठ से मिलकर के हो गया कंठ, और देखो ऊ है वो हमारा ओठ से मिलकर के है। तो आप ये सीक्वेंस लगा सकते हो कि जो ओ होता है हमारा वो आ प्लस ऊ से मिलकर के बनता है। तो जो आ हो गया वो हमारा कंठ हो गया, और जो हमारा हो गया ओट्स, ओट्स से मिलकर के बनता है। तो ये हमारा कंठोष से मिलकर के बनेगा। तो ये सीक्वेंस भी आप याद करने के लिए लगा सकते हो। मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपको कैसे याद करना है। उसके बाद में हमारा वा आ जाता है, वो हमारा दंतोष्ठ आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है ये। बाकी नासिका वाला आपको पता ही है, अनुस्वार है वो नासिका से बोले जाते हैं, जिसमें जो भी अनुस्वार होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो वर्ग है उसका 5वां वर्ड है वो हमारा नासिका के द्वारा आ जाएगा, मतलब अनुस्वार हो जाएगा हमारा दा, या, डा, और ना और मा भी हमारे नासिका में आ जाते हैं, यानी कि ना और मा भी हमारे नासिका में आ जाते हैं। और ये मैंने आपको बताया, इसे का कल्य कहते हैं, स्वरयंत्रीय कहते हैं, हा को हम का कल्य कहते हैं और स्वरयंत्रीय कहते हैं, और इसका उच्चारण स्थान होता है वो हमारा होता है कंठ। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बना लीजिएगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है हमारा ध्वनियों के अन्य रूप, संस्कृत, संपृक्त और द्वित्व, यानी कि और भी चीज़ें हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, जैसे संयुक्त ध्वनि। जब दो से अधिक व्यंजन एक स्वर के सहारे उच्चारित होते हैं तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। यानी कि जो भी दो से अधिक व्यंजन होते हैं जो हमारे एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उसे हम व्यंजन संयुक्त ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राय, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 2 व्यंजन हो गए, एक पा हो गया, एक रा हो गया, और इसका जो बोलने का सहारा बनना है वो सिर्फ आ बनना है। यानी कि ये दोनों जो वर्ड हैं हमारे, जो दोनों वर्ड हैं प्र और रा, ये 2 व्यंजन हो गए, और इनको उच्चारित करने के लिए ये सहायता मिल रही है सिर्फ एक स्वर की, इसलिए ये हो गई हमारी प्र। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजन को एक स्वर के साथ उच्चारित किया जा सकता है, तो इसलिए ये हमारा हो गया प्रा आ गया हमारे इसके अंदर। ऐसे ही हमारा इसमें म्यान है, जिसमें माँ आदा है, या आदा है, और इसे बोलने के लिए बड़े आ की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि एक स्वर की सहायता से हम 2 व्यंजन को उच्चारित कर सकते हैं। धा दा, ये भी आधा रूप है, यानी कि व्यंजन है, दा और घा,
और इसको भी उच्चारित करने के लिए हमें ध्रा बनाने के लिए, जैसे शुद्ध होता है ना, शुद्ध, तो यानी कि ये बनाने के लिए हमें सिर्फ आ की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका उच्चारण स्थान स धन, उ धन, दा धन, घ्रा धन, आ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा संपृक्त ध्वनियाँ। संपृक्त क्या होती हैं, पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना संयुक्त कौन सी होती हैं। ठीक है, अब दूसरे आता है हमारा टॉपिक कि हमारी जो संपृक्त कौन सी होती हैं। तो संपृक्त ध्वनि होती है जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों की संयोग से उच्चारित होती है, यानी कि जिसे बोलने के लिए हमें दो ध्वनियों का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों के सहारे से उच्चारित या जुड़ी होती है, जैसे संबल, यानी कि स धन अम धन बल, जैसे कंपन, यानी कि शब्द, यानी कि जब दो ध्वनियाँ, कोई एक ध्वनि है और उसमें दो ध्वनियों की सहायता हमें लेनी पड़ रही है, तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट आता है हमारा द्वितीय युग्म ध्वनि। जब एक वर्ड लगातार दो या अधिक बार आता है, पहला आधा दूसरा पूरा, तो उसे हम द्वितीय युग्म कहते हैं, जो परीक्षा में भी पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। जैसे कि इसमें आधा आया फिर पूरा आ गया, लल्लू में आधा आया फिर ला पूरा आ गया, जैसे दिल्ली में ला आधा आया फिर ला पूरा आ गया। ऐसे दिग्गज में गा आधा आया फिर पूरा हो गया, पप्पू में भी पा आधा है फिर पूरा हो गया। ऐसे ही जब एक ही वर्ड, ये पॉइंट याद रखना, एक ही वर्ड लगातार दो या दो से अधिक बार आता है, जिसमें ये आपको ट्रिक है, एक ट्रिक, जिसमें पहला आधा होता है दूसरा पूरा होगा, तो वो हमारी युक्त या दुग्ध में आता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। अब हमारा आगे वाला टॉपिक आता है शब्दकोश। यानी कि शब्दकोश में कभी कभी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये वर्ड किसके बाद आता है, ये वर्ड किसके बाद आता है, तो हम थोड़ा एक आइडिया लेंगे किसका कौन सा वर्ड किसके बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में वर्णों का सही क्रम ये है, यानी कि जो हमारा ये है, उसके बाद अंगा आएगा, फिर अंगहा आएगा, यहाँ वाला है ये आ, यहाँ वाला, और फिर ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अ आ इ उ ऊ, जैसे ए ऐ ओ औ है। अगर ये पूछा जाता है क्रम क्या है, तो उस क्रम के लिए आपको ये फॉर्मेट मतलब जो है वो लागू करना पड़ेगा कि ये हमारा यहाँ वाला आएगा, फिर अनुस्वार वाला आता है, फिर हमारा विसर्ग वाला, फिर हमारा जो भी स्वर हैं हमारे वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम व्यंजन पढ़ते हैं। वैसे स्वरों में से तो मुझे नहीं लगता जो मैंने परीक्षा दी है उसमें से कुछ पूछा गया है, लेकिन हाँ व्यंजनों में से ज़रूर पूछा जाता है। और व्यंजनों में भी जो मैंने ये हाईलाइटेड किए हैं ना पॉइंट, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यही पूछे जाते हैं। यानी कि संयुक्त अक्षर आपके, यानी कि संयुक्त जो व्यंजन है ना आपके, इनको बहुत पूछा जाता है, लेकिन इनको कुछ इतना है नहीं है, लोग बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन आप बहुत आसानी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छा, तो छा हमारा किससे मिलकर के बनता है, का और सरा से। तो जो पहला वर्ड है ना हमारा, तो वो क्या है, का, तो का से मिलकर के बनता है, यानी कि जो छा का स्थान होगा वो का के बाद होगा। ऐसे ही हमारा ज्ञा किससे मिलकर के बनता है, जा से, और यहाँ से मिलकर के बनता है ना। तो इसके आगे क्या है, जा, तो जा के बाद क्या आएगा, ज्ञा। यानी कि आपसे पूछा जाता है ना कभी कभी कि अगर जो उच्चारण स्थान है या जो संख्या का क्रम है उसमें जो छा है वो किसके बाद आता है, तो ऑप्शन दे देगा का के बाद आता है, गा के बाद आता है, चा के बाद आता है, टा के बाद आता है, तो आपको वहाँ पे लगाना है का। यानी कि जो छा है वो हमारा का और शरा से मिलकर के बनता है, तो का के बाद आएगा। और जो ज्ञा है हमारा जा से मिलकर के बनता है, जा यहाँ से मिलकर के बनता है, तो हमारा ज्ञा आएगा। त्राय हमारा वो ता और रासर के मिल के बनता है, तो ये त्राय हमारा ता के बाद आएगा। ऐसे ही जो हमारा ये है सा और रा से मिलकर के बनता है, तो ये हमारा श्रम वाला सा के बाद आएगा। यानी कि जो भी वर्ड जो संयुक्त वर्ड हैं ये, इन जो पहले अक्षर होता है जिससे भी मिलकर के ये बनते हैं, इनका जो पहला अक्षर होता है
उसके बाद ही इनकी संख्या रहेगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डिक्शनरी के हिसाब से हमें बताइए कि इनकी संख्या कौन सी रहेगी, तो जो वर्ड जिससे मिलकर के बनते हैं उसका पहले अक्षर के बाद ही उनकी संख्या रहेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको देखो एक एग्जाम्पल भी दिया है इसमें कि जो सराय का क्रम किसके बाद आता है, तो देखो ऑप्शन है ये का के में, और मैंने उदाहरण भी दिया है ये का के बाद, क्योंकि छ और क और सा से मिलकर के बनता है, इसलिए ये हमारा का के बाद आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा ये हमारा आई थिंक लास्ट पेज है। तो मैंने इसको थोड़ा संधि विच्छेद में आपको समझाने के लिए डाला है कि शब्दों का वर्ण विच्छेद करके शब्दकोश को क्रम में लगाइए। कभी कभी क्या बोला जाता है ना कि आपको ना 3-4 जो शब्द हैं ना वो एक टेबल में दे दिए जाएंगे, मतलब एक फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे, और ये कहेगा इसका क्रम कौन सा है, यानी पहला कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो आपको ना उनका संधि विच्छेद करना पड़ेगा पहले, कि मतलब उनको तोड़ना पड़ेगा, संधि विच्छेद करने में तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका क्रम क्या आता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, जैसे फर्स्ट स्थान इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड इसका है, फोर्थ इसका है, कैसे है, क्योंकि जो कबीस है ना, कबीस और क्लास, कलेश, क्वीन, तो जो का है का आ गया, और फिर हमें इसे पूरा करने के लिए स्वर की सहायता लेंगे का को, तो आ गया, और वह, और बड़ा में क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी की मात्रा आ गई। सा किससे मिलकर हुए, सरा, और इसे पूरा करने के लिए हम स्वर की सहायता लेंगे आ, ठीक है। ऐसे ही क्लास में क्या आ गया, मतलब पहले हम संधि विच्छेद करके दिखा रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे लगाया है। तो जैसे क्लास में हमारा का आ गया, फिर हमारा का है हमारा आधा, तो इसे पूरा करने के लिए स्वर की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी, तो ये हमने लिख दिया अपना व्यंजन आधा। फिर हमारा ला आया, ला के साथ में बड़े आ की मात्रा है, तो हमें बड़े आ की मात्रा ले ली, और सा को पूरा करने के लिए हमने छोटे आ की ले ली। ऐसी क्लेश में भी आधा का है, तो ये आ गया, ला आ गया, छोटी ए की मात्रा है तो छोटे की मात्रा आ गई, और सा को कंप्लीट करने के लिए आ गया। ऐसे क्वीन में भी आधा का है और वाई, उसके बाद बड़ी की मात्रा है, फिर ना है और फिर आ है। अब क्या आप लोग सोच रहे होगे इसे क्रम में कैसे लगाना है, तो आप बस क्रम देखिए कि सब में चारों पॉइंट में क्या है, मतलब इसे हटा देती हूँ, चारों पॉइंट में क्या है, का है, सेम है, ठीक है। अब दूसरा लेटर देखो कि जहाँ तो ला है और वाह ला के बाद भी आता है, सबसे पहले क्या आएगा, आ आएगा ना, तो सीधी सी बात है कि हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। अब हम इनमें देखते हैं कि ये दोनों ही ला है, ये वाह है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा, लेकिन इनमें से होगा, यानी कि ये तो फोर्थ ही होगा। अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा। तो अब ये वाला तो छोड़ दो, अब अगला पे आ जाओ। अब इसमें बढ़ा दिया, इसमें ए दी है, तो सबसे पहले आता क्या है हमारा, जब हम अपना क्रम देखते हैं तो हमारा बड़ा आ पहले आता है, तो यानी कि ये हमारा सेकंड हो जाएगा और ये हमारा थर्ड हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट आपको तब तक देखना है जब तक आपको सीक्वेंस नहीं मिल जाता है, तब तक आपको इसी तरीके से देखना है कि कहाँ किसके बाद में क्या आ रहा है। तो उस तरीके से आप वर्ड का संधि विच्छेद करके एक क्रम लगा सकते हैं कि इसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल भी दिए और मैंने संधि विच्छेद करके भी दिखाया था, आपको समझ में आ जाए क्या है, और मैंने आपको समझा दिया ही है। अब पढ़ते हैं आगे। ऐसे ही मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसको भी आप इस तरीके से अपने आप तोड़ने की प्रयास करना। मतलब आप ना जब अपने नोट्स को प्रिपेयर करो ना, तो आप ये वाला जैसे मैंने पहला समझा दिया आपको, तो दूसरे आप ये सब लिखने के बाद में ना खुद से तोड़ने की कोशिश करना और फिर क्रम में लगाना। फिर इसमें वीडियो में आकर के चेक करना कि ये जो क्रम में आपने लगाया है वो सही लगाया है या नहीं लगाया, जिससे आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और आपको आ भी जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दे दिए, इसी तरीके से मैंने आपको ये वाला भी एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि ये मुझे आपको समझाना चाहिए, क्योंकि आप इतने समझदार हो कि आप इसे तो खुद से ही करना, ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। बस और चीटिंग मत करना, समझिए ना, इसे बस होमवर्क समझो और इसे खुद से करना। उसके बाद में फिर इसे आकर के यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर ये हुई आपकी व्यंजन की क्लास कंप्लीट, और मैंने आपको थोड़ा आसान भाषा में ही समझाने की कोशिश की है, और मैंने आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। आप इससे अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका लिंक जो भी होगा PDF का वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करते रहें। हम आपके लिए ऐसे ही पर डे वीडियो लाते रहेंगे, और जितनी आसान भाषा होगी वो कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।